जरा सोचकर देखिए, एक बहुत ही सुरक्षित और भव्य सी इमारत है। देश के सबसे बड़े नेता और अधिकारी वहां बैठे हुए हैं और अचानक एक बॉम्ब गिरता है। एक कान फोड़ू धमाका होता है, हर तरफ धुआं ही धुआं भर जाता है। लेकिन जब धुआं छंटता है तो पता चलता है कि ये बम किसी की जान लेने के लिए नहीं, बल्कि सोए हुए लोगों को जगाने के लिए फेंका गया था। बिल्कुल। और इतिहास की इस 1929 की घटना से लेकर असम के जंगलों और वहां के सांस्कृतिक मंचों तक एक बहुत ही गहरी कड़ी जुड़ी हुई है। और वो कड़ी क्या है? वो कड़ी है हमारी पहचान की। मतलब जब हम किसी समुदाय की पहचान, उसके अधिकारों या उसकी विरासत की बात करते हैं ना, तो वो कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस अपने आप हवा या पानी की तरह बची रह जाए। सही कहा। इसके पीछे अक्सर दशकों का लंबा संघर्ष होता है, बहुत ही सोची समझी रणनीतियां होती हैं और ऐसे दूरदर्शी फैसले होते हैं जो आने वाली कई पीढ़ियों का पूरा रास्ता तय कर देते हैं। हाँ, और आज की इस गहन चर्चा में हम इसी विषय की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हमारा जो आज का आधार है वो है असम ट्रिब्यून का 2 मई 2026 का विस्तृत समाचार और उसका संपादकीय अंक। बहुत ही अहम दस्तावेज है ये। बिल्कुल। और आज हमारा मिशन सिर्फ तथ्यों को पढ़ना नहीं है, हम उन तंत्रों को, या कह लें कि उन मैकेनिज्म्स को डिकोड करेंगे जिनके जरिए अलग अलग युगों में पहचान को मिटने से बचाया गया। जी। चाहे वो राजनीतिक और संवैधानिक रास्ता हो, कला और संस्कृति का मंच हो, या फिर इतिहास की कोई बहुत बड़ी प्रतीकात्मक क्रांति। इस विश्लेषण का सबसे दिलचस्प पहलू जो मुझे लगता है वो ये है कि यह हमें दिखाता है कि कैसे एक अकेला विजन या कोई एक छोटी सी संस्था पूरे सिस्टम की दिशा ही बदल सकती है। सही बात है। मतलब ये सिर्फ अतीत की बात नहीं है, ये इस बारे में है कि आज हम जिस लोकतांत्रिक और सांस्कृतिक ढांचे में जी रहे हैं उसे आखिर गढ़ा कैसे गया है। मूल स्रोत में जो ऐतिहासिक दस्तावेजीकरण मौजूद है, हम उसी की परतों को आज एक एक करके खोलेंगे। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत एक बहुत ही ठोस राजनीतिक और भाषाई संघर्ष से करते हैं। स्रोत की एक हालिया रिपोर्ट असम के कोकराझार से आती है। अच्छा। हाँ, 1 मई 2026 को बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 36वीं पुण्यतिथि मनाई गई। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, यानी जिसे हम बीटीसी कहते हैं, उसके प्रमुख हग्रामा मोहिलारी ने डोटमा के थुलुंगापुर में बोडोफा की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। यहाँ जो ये शब्द है ना, बोडोफा, ये अपने आप में ही बहुत कुछ कह देता है। वो कैसे? बोडो भाषा में इसका अर्थ होता है बोडो लोगों के पिता या महान शिक्षक। उपेंद्र नाथ ब्रह्मा, जिनका जन्म 31 मार्च 1956 को हुआ था, उन्हें यह सम्मान इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने बोडो समुदाय की जो आकांक्षाएं थीं उन्हें एक नई और बहुत ही स्पष्ट दिशा दी। और उनके जन्मदिन को असम में छात्र दिवस या छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो इस बात का सीधा प्रमाण है कि एक छात्र नेता का विजन आखिर कितना गहरा हो सकता है। बिल्कुल। वे 1967 में स्थापित ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन यानी ABSU के पूर्व अध्यक्ष भी थे। हाँ। अब जो बात मुझे स्रोत में सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है वो है उनका प्रभाव। सही कहा। मतलब उनके प्रयासों का ही ये परिणाम था कि 2003 में 92वें संविधान संशोधन के तहत बोडो भाषा को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, 22 आधिकारिक भाषाओं में से एक। जी। अब इस 8वीं अनुसूची वाले हिस्से को मैं थोड़ा एक तकनीकी नजरिए से समझने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, बताइए। किसी भाषा का इस सूची में आना, इसे हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी बहुत ही बेहतरीन लेकिन छोटे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को एक बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफॉल्ट फीचर बना देना। अरे वाह, ये काफी दिलचस्प तुलना है। इस एनालॉजी को हम थोड़ा और आगे ले जाते हैं। बिल्कुल। तो जब कोई सॉफ्टवेयर डिफॉल्ट फीचर बन जाता है तो उसे क्या मिलता है? उसे सिस्टम के हर नए अपडेट के साथ सुरक्षा मिलती है, उसकी कोडिंग फिर मिटती नहीं है। एकदम सही। 8वीं अनुसूची भी ठीक यही काम करती है। इसमें शामिल होने का मतलब सिर्फ कोई सांस्कृतिक सम्मान पा लेना नहीं है, इसके साथ ही भाषा को ना एक प्रशासनिक, शैक्षणिक और वित्तीय समर्थन का एक पूरा का पूरा ढांचा मिल जाता है। मतलब सरकारी कामकाज में उसका इस्तेमाल होने लगता है। बिल्कुल। सरकारी कामकाज हो, साहित्य अकादमी के पुरस्कार हो और यहाँ तक कि जो सिविल सेवा परीक्षाएं होती हैं उनमें भी उस भाषा का इस्तेमाल होने लगता है। हाँ। तो आप कह सकते हैं कि ये भाषा को विलुप्त होने से बचाने का एक बहुत ही मजबूत संस्थागत मैकेनिज्म है। और यही वो बिंदु है जहाँ मेरे दिमाग में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। वो क्या? हम इतिहास में देखते हैं और आज भी देखते हैं कि जब भी कोई छात्र आंदोलन शुरू होता है
तो वो अक्सर बहुत जल्दी उग्र हो जाता है। हाँ, ये तो है। अब सिर्फ भाषा ही नहीं, छठी अनुसूची के तहत जो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल बनी, वो भी तो उसी विजन का हिस्सा है। इस सवाल का जवाब उस रणनीति में छिपा है जिसे हम ढांचागत स्वायत्ता या स्ट्रक्चरल ऑटोनॉमी कहते हैं। अच्छा। बोडोफा का नजरिया ये था कि अगर आप सिस्टम के बाहर खड़े होकर सिर्फ पत्थर ही फेंकते रहेंगे तो एक दिन आप थक जाएंगे और जो सिस्टम है वो वहीं का वहीं रहेगा। ये बहुत गहरी बात है। बदलाव असल में तब आता है जब आप उस सिस्टम के अंदर घुसकर अपने लिए एक सुरक्षित और कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त जगह बनाते हैं। जी। और ये जो छठी अनुसूची है, ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो मैं श्रोताओं के लिए समझना चाहता हूँ कि ये छठी अनुसूची जमीन पर काम कैसे करती है। क्या ये सिर्फ एक कागजी सुरक्षा है या इसका कोई और काम भी है? नहीं, ये सिर्फ एक कागज का कवच या ढाल नहीं है। ये अपने आप में एक पूरा इंजन है। इंजन? हाँ, छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाने की अनुमति देती है। इन काउंसिल्स के पास अपनी विधायी, कार्यकारी और कुछ हद तक न्यायिक शक्तियां भी होती हैं। मतलब वे अपनी जमीन, वन, कृषि और जो ग्राम प्रशासन है उससे जुड़े कानून खुद बना सकते हैं। अरे वाह। बोडोफा ये बहुत अच्छे से समझते थे कि जब तक आपके पास अपनी जमीन और अपने संसाधनों को मैनेज करने की प्रशासनिक शक्ति नहीं होगी, तब तक आपकी जो सांस्कृतिक पहचान है वो सुरक्षित नहीं रह सकती। ये बहुत ही स्पष्ट करता है कि असली लड़ाई सिर्फ सड़कों पर नारे लगाने से नहीं जीती जाती। बिल्कुल नहीं, बल्कि पॉलिसी और संविधान के पन्नों पर लड़ी जाती है। खैर, ये तो हुई राजनीति और कानून की बात, लेकिन संविधान में अपनी भाषा और अपनी जमीन को जगह दिलाना यकीनन एक बड़ी जीत है। हाँ, बहुत बड़ी जीत है। हालांकि कागजों पर मिली ये जीत तब तक अधूरी है जब तक कि उस समुदाय की आत्मा यानी उसकी कला और उसकी संस्कृति जीवित न रहे। एकदम सही बात है। और इसी सांस्कृतिक आजादी को बचाने के लिए उठाए गए कदमों पर हमारा आज का स्रोत एक बहुत ही अलग और रोचक जानकारी देता है। और ये जानकारी हमें असम के सांस्कृतिक इतिहास के एक बहुत ही अहम अध्याय की तरफ ले जाती है। ये है प्राचीन कामरूपी नृत्य संघ। असम ट्रिब्यून का जो विश्लेषण है वो इस संस्था के 90 वर्षों के लंबे सफर पर रोशनी डालता है। इसका उद्देश्य सिर्फ कला का प्रदर्शन करना नहीं था, बल्कि प्राचीन कामरूप के नृत्य और संगीत को पूरी तरह से विलुप्त होने से बचाना था। स्रोत के अनुसार इस संघ की स्थापना तत्कालीन राजधानी शिलोंग में 1935 में हुई थी। जी। और 18 अप्रैल 1938 को कनकलाल बरुआ ने इसका औपचारिक उद्घाटन किया था। जिबेश्वर गोस्वामी इसके मुख्य संस्थापक थे और सुरेश गोस्वामी उनके बहुत ही प्रमुख सहयोगी थे। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंक आती है वो है इनका काम करने का तरीका। वो कैसे? मतलब उन्होंने श्रीमंत शंकरदेव, जो असम में नव वैष्णववाद के संस्थापक थे, उनके पारंपरिक थिएटर फॉर्म भावना से प्रेरणा ली। हाँ, भावना बहुत प्रसिद्ध है। बिल्कुल। और उस भावना को आधार बनाकर उन्होंने कामरूपी नृत्य नाम की एक परिष्कृत नई शास्त्रीय शैली विकसित कर दी। सुरेश गोस्वामी ने तो असमिया भाषा में भारतीय नृत्य कला नाम से एक पूरी किताब ही लिख डाली। और इसके साथ ही ना एक और बहुत बड़ा नाम जुड़ता है, प्रदीप चालेहा का। अच्छा। जिन्हें बाद में 1998 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। चालेहा ने 5वीं-6वीं शताब्दी के जो प्राचीन संस्कृत ग्रंथ हैं, अभिनय दर्पण, उसका असमिया में अनुवाद किया। क्या बात है। हाँ, इसके अलावा दिग्गज कलाकार विष्णु प्रसाद राभा, जिन्हें वहाँ कला गुरु कहा जाता है, उन्होंने भी इस कला को संवारने में अपना बहुत भारी योगदान दिया। अब बिहार रुककर मुझे एक थोड़ा आलोचनात्मक सवाल उठाना है। जी, पूछें। मतलब जब श्रीमंत शंकरदेव की भावना जैसी पारंपरिक, इतनी जीवंत और स्थानीय लोक कला पहले से वहां मौजूद थी, तो उस पर एक नई कामरूपी नृत्य जैसी शास्त्रीय या कहें कि क्लासिकल शैली का ठप्पा लगाने की आखिर जरूरत क्या थी? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है ना? हाँ। क्या लोक कलाओं को उनके प्राकृतिक स्वरूप में छोड़ देना बेहतर नहीं है? किसी आजाद लोक कला को एक ग्रामर या एक कठोर ढांचे में बांध देना क्या एक तरह का एलिटिज्म नहीं है? ये एक बहुत ही मजबूत क्रिटिक है और अक्सर सांस्कृतिक संरक्षण की जो बहसें होती हैं उनमें ये सवाल उठता ही है। अगर हम आज 21वीं सदी के चश्मे से इसे देखें तो हाँ, ऐसा लग सकता है कि कला को एक ढांचे में कैद किया जा रहा था। बिल्कुल वही तो।
लेकिन हमें इसे 1930 के दशक के उस विशिष्ट ब्रिटिश औपनिवेशिक संदर्भ में रखकर देखना होगा। तो 1930 के दशक में ऐसा क्या अलग था जो कला को संस्थागत करना या इंस्टीट्यूशनलाइज करना इतनी बड़ी मजबूरी बन गया? उस समय ब्रिटिश शासन के तहत जो लोक कला या फोक आर्ट होती थी, उसे अक्सर बहुत ही पिछड़ा, असभ्य या महज आदिवासियों का मनोरंजन मान लिया जाता था। अच्छा। ब्रिटिश और पश्चिमी सांस्कृतिक प्रभाव पूरी तरह से हावी हो रहा था उस वक्त। अगर किसी कला के पास कोई लिखित शास्त्र, कोई स्थापित ग्रामर या नियम नहीं होते थे, तो अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय मंच पर उसे गंभीरता से लिया ही नहीं जाता था। ओहो। और इस वजह से कई जो स्थानीय कलाएं थीं, वो धीरे धीरे अपना वजूद खो रही थी। मतलब अपनी ही कला को बचाने के लिए उन्हें उसी भाषा या उसी पैमाने का इस्तेमाल करना पड़ा जो उस समय की दुनिया आसानी से समझती थी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। स्रोत में एक बहुत ही प्रासंगिक नाम का जिक्र आता है, उदय शंकर चौधरी। हाँ। उदय शंकर ने भारतीय नृत्य को पश्चिमी दुनिया और वैश्विक मंचों पर एक बहुत ही सम्मानजनक और लोकप्रिय पहचान दिलाई थी। तो प्राचीन कामरूपी नृत्य संघ का प्रयास भी उसी दिशा में था जी। उन्होंने कला को कैद नहीं किया, बल्कि उसे एक कवच पहनाया। मतलब जब प्रदीप चालिहा ने अभिनय दर्पण का अनुवाद किया या सुरेश गोस्वामी ने भारतीय नृत्य कला लिखी, तो उन्होंने असल में अपनी कला को एक अकादमिक और संस्थागत वैधता दे दी। ये तो बहुत ही शानदार नजरिया है। मतलब जब आप किसी कला का दस्तावेजीकरण कर देते हैं, उसके लिए कुछ नियम तय कर देते हैं, तो वो किसी एक व्यक्ति या एक पीढ़ी की याददाश्त पर निर्भर नहीं रह जाती। एकदम सही। वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बहुत आसानी से बिना अपना मूल स्वरूप खोए ट्रांसफर हो सकती है। स्रोत में ये भी है कि संघ ने स्थानीय वाद्य यंत्रों जैसे ढोल और खंजरी के साथ सितार और सारंगी जैसे शास्त्रीय वाद्य यंत्रों का भी इस्तेमाल किया और कृष्णार्जुन या कालिय दमन जैसी रचनाएं की। हाँ, ये एक पूरी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी थी। और ये कितनी सफल रही, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये जो संस्थागत ढांचा था, ये आगे चलकर असमिया शास्त्रीय नृत्य में एक पुनर्जागरण लेकर आया। इसे सत्रिया नृत्य शैली का पूर्वगामी माना जा सकता है। सत्रिया को साल 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा आधिकारिक तौर पर भारत के शास्त्रीय नृत्यों की मान्यता मिली। अरे वाह। तो सोचिए, अगर 90 साल पहले कामरूपी नृत्य संघ ने वो व्याकरण नहीं गढ़ा होता, तो शायद ये सफर इतना आसान बिल्कुल नहीं होता। बिल्कुल। तो हमने देखा कि कैसे बोडोफा ने एक राजनीतिक और संवैधानिक इंजन तैयार किया जी, और कैसे कामरूपी नृत्य संघ ने अपनी कला को एक संस्थागत कवच पहनाया। ये दोनों ही तरीके तब बहुत कारगर होते हैं जब सिस्टम आपको कम से कम सुन रहा हो। हाँ, जब कोई गुंजाइश हो या उस सिस्टम के अंदर नेगोशिएट करने की कोई जगह बची हो। लेकिन इतिहास में ऐसे भी मोड़ आते हैं जब सिस्टम पूरी तरह से बहरा हो जाता है, जब संवैधानिक मांगे और सांस्कृतिक पहचान दोनों को ही पैरों तले बुरी तरह कुचला जाने लगता है। और यहीं से हमारा स्रोत इतिहास की एक ऐसी घटना की तरफ मुड़ता है जिसे आज भी सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है। बिल्कुल, ये चर्चा का वो हिस्सा है जो सीधे तौर पर हमारे ऐतिहासिक तथ्यों के विश्लेषण और हमारी जो आलोचनात्मक सोच है उसकी परीक्षा लेता है। स्रोत में 1929 की उस ऐतिहासिक घटना का जिक्र एक कथन और कारण यानी असर्शन एंड रीजन के फॉर्मेट में किया गया है। हाँ, और इस फॉर्मेट का लाइन दर लाइन विश्लेषण ना बहुत कुछ साफ कर देता है। स्रोत में जो कथन दिया गया है वो है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 1929 में विधानसभा में बम फेंके थे। जी। इतिहास के पन्नों में ये तथ्य पूरी तरह से अधिकार मिल रहा था कि वो बिना किसी मुकदमे या बिना किसी एकदम सही। इस घटना ने हमें इतिहास को पढ़ने का सही नजरिया भी दिया कि कभी-कभी जो नजर आता है जैसे कि बम फेंकना, उसका असली मकसद यानी सोए हुए समाज को जगाना बिल्कुल ही अलग होता है। ये तीनों ही उदाहरण इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं कि पहचान कोई स्थिर या रुकी हुई चीज नहीं है। ये तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जी। जब कोई समाज अपने अधिकारों और अपनी विरासत के प्रति पूरी तरह जागरूक होता है ना, तो वो किसी भी कीमत पर और किसी भी परिस्थिति में उसे संरक्षित करने के नए नए रास्ते और तंत्र खोज ही लेता है। और ये पूरी चर्चा अंत में एक बहुत ही गहरे और प्रासंगिक सवाल पर आकर रुकती है। वो क्या? आज हम 21वीं सदी में खड़े हैं। आज का जो परिदृश्य है वो ब्रिटिश शासन या 90 के दशक के आंदोलनों से बहुत ही अलग है। बिल्कुल अलग है। आज दुनिया भर की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो आपस में पूरी तरह से गुंथी हुई हैं।
भूमंडलीकरण अपने चरम पर है। और एआई जैसी शक्तिशाली तकनीकें हमारे काम करने, सोचने और यहाँ तक कि कला का निर्माण करने का जो तरीका है उसे बहुत तेजी से बदल रही हैं। ये एक बिल्कुल नया और अनदेखा खतरा भी है। ऐसे में जो एक बड़ा सवाल उठता है वो ये है कि क्या हमारी स्थानीय भाषाएं, पारंपरिक कलाएं और ऐतिहासिक विरासतें इस वैश्विक एल्गोरिदम और इंटरनेट के अनंत शोर में कहीं हमेशा के लिए खो जाएंगी? ये सोचने वाली बात है ना? जब मशीनें कुछ ही सेकंड में कला बना सकती हैं और दुनिया भर में एक जैसी संस्कृति परोसी जा रही है, तो शायद इस नई डिजिटल दुनिया में अपनी पहचान को बचाने के लिए हमें नए मैकेनिज्म्स की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल पड़ेगी। हो सकता है कि आने वाले समय में हमारी विरासत को सुरक्षित रखने के लिए नए बुढ़ोफा या नए सांस्कृतिक संघ जन्म लें, जो पारंपरिक तरीकों के बजाय डेटा, कोडिंग और एआई के ही टूल्स का इस्तेमाल करके हमारी पहचान को अमर बना दें। इस बदलते हुए तकनीकी युग में आखिर पहचान का अगला स्वरूप क्या होगा? श्रोताओं के लिए ये वास्तव में विचार करने योग्य एक बहुत ही गहरा मुद्दा है। ये एक ऐसा विचार है जो यकीनन हमारे भविष्य की नींव तय करेगा। बिल्कुल। तो आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। अगली बार एक नए स्रोत और एक नए विषय के साथ इतिहास और वर्तमान की कुछ और परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। जी। तब तक अपने आसपास की घटनाओं के पीछे के कारणों को तलाशते रहिए और क्रिटिकल थिंकिंग को हमेशा जिंदा रखिए। नमस्कार।